आज के समय में अगर खेती बाड़ी से अच्छा लाभ कमाना है तो आपको खेती के साथ सह व्यवसाय करना जरूरी है। और इन कृषि सह व्यवसायों में बैकयार्ड पक्षियों को पालकर आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि इनका पालन कम जगह और कम खर्च में आसानी से किया जा सकता है। तो चलिए बैकयार्ड पक्षियों के पालन के बारे में जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र लादा समस्तीपुर के डॉक्टर कुंदन कुमार से। जैसा कि हम जानते हैं, काफ़ी किसानों के द्वारा हम लोगों ने जो यहाँ पे करने की कोशिश की है, बैकयार्ड कुक्कुट पालन की जो विधि है उसके बारे में हम थोड़ा बताने की कोशिश करेंगे। देखिए, भारत में जो बैकयार्ड या जो घर के पीछे मुर्गी पालन की जो पद्धति है वो काफ़ी पुराने समय से चली आ रही है। और जो देश में 19 ब्रीड्स हमारे देश की हैं, नेटिव बर्ड्स जिनको हम कहते हैं, जो देसी मुर्गियों की ब्रीड्स है, वो 19 ब्रीड्स हमारे भारत में पाई जाती हैं। लेकिन जब से ये बैकयार्ड कुक्कुट पालन में एक चीज़ देखी जाती थी हमेशा कि उनके अंडे देने की क्षमता ज़्यादा नहीं होती थी, 70 से 80। यद्यपि उनकी जो लागत है, रख रखाव की जो लागत है, वो काफ़ी कम होती थी, परंतु उनके अंडे देने की क्षमता 70 से 80 ही होती है प्रतिवर्ष। और जो उनका मैच्योर बॉडी वेट है, जिनको हम शारीरिक भार कहते हैं, जो मांस के उत्पादन में जो हमें मिलता है, वो काफ़ी कम देखा जाता था। इसीलिए कुछ इम्प्रूव्ड वेराइटीज़ का वो किया गया। देसी मुर्गी पालन को हम कम पूंजी, थोड़ी जमीन और थोड़ी सी मेहनत करके आसानी से कर सकते हैं। मुर्गी पालन का चयन भारत में तेजी से बढ़ रहा है। इस व्यवसाय से अच्छा लाभ हो, इसके लिए अपने क्षेत्र की जलवायु के अनुसार मुर्गियों की नस्लों का चयन करना चाहिए। साथ ही नस्लों का चयन करते समय द्विकाजी नस्लों के पालन पर ज्यादा जोर दें, जिससे मांस और अंडे दोनों अच्छी मात्रा में मिले। जैसे कि ग्राम प्रिया हो गई या वन राजा हो गया, गिरी राजा हो गए, ये सब इम्प्रूव वेराइटीज को भी आजकल बैकयार्ड कुक्कुट पालन में लिया जाता है। तो इसमें फायदा ये है, हम लोगों की ये खासकर बिहार के परिदृश्य में हम लोगों ने देखा है कि जो इम्प्रूव वेराइटीज का हम लोगों ने जहाँ जहाँ इंट्रोडक्शन किया है, वहाँ पे किसान काफ़ी मात्रा में जो उनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है और जो उनका रख रखाव का से जो उत्पादन उनकी क्षमता है या जो उनका प्रतिफल है, जो उनका फायदा है किसानों का, वो काफ़ी बढ़ता हुआ दिखाई दिया। तो ये जो मतलब इम्प्रूव्ड वेराइटीज़ हैं बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग की, इनके अंडे देने की क्षमता काफ़ी अच्छी देखी गई है। लगभग 100 से 120, 130 अंडे भी देने की क्षमता इनकी रहती है। यद्यपि जो इस परिदृश्य में है, वहाँ पे भी हम लोगों ने देखा है कि लगभग 90-100 अंडे तो मिल ही जाते हैं किसान को। कड़कनाथ मुर्गी की विशेषताएं। मुर्गी की यह नस्ल कालामासी के रूप में जानी जाती है और मध्य प्रदेश इसका मूल स्थान है। इसके एक दिन के चूजों का रंग नीले और काले के मिश्रण जैसा होता है। वयस्क पक्षी के पंख नीले और काले रंग के होते हैं। त्वचा, चोंच, टांग, पैर की उंगलियों और नर एवं मादा के पैरों के तलवों का रंग गहरे भूरे काले रंग का होता है। कड़कनाथ का मांस दिल की बीमारियों तथा अधिक कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मददगार होता है। तो ये जो इम्प्रूव वेराइटीज़ हैं, इनका जो मैच्योर बॉडी वेट है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। 2.5 से 3 किलो जो इनका मैच्योर बॉडी वेट है या मार्केटिंग बॉडी वेट है, वो भी काफ़ी अच्छा देखा गया है। तो ये जो नस्लें हैं, जो इम्प्रूव वेराइटीज़ हैं, जो स्ट्रेन्स हैं, इनको जब हम लोगों ने खासकर हम लोगों ने यहाँ पे वनराजा का इंट्रोडक्शन किया है अपने एरियाज़ में, जिसकी अंडे देने की क्षमता और मांस उत्पादन की जो क्षमता है वो भी काफ़ी अच्छी है। तो वनराजा 6 से 7 महीने में अंडा देना शुरू कर देता है और इसका एक जो मतलब पूरा साइकिल है, उसमें लगभग 100 अंडे मिलने की मतलब किसान को वो रहती है। तो हम लोगों ने यही देखा कि जो बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग है, उसमें अगर किसान शुरुआती दिनों में थोड़ा सा ध्यान दे, मतलब उसमें 3 ही चीज़ मेन है। कभी भी किसी भी बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग या पोल्ट्री फार्मिंग का मेन खर्चा उसके दाना या उसके भोजन प्रबंधन पे आता है। तो अगर उसका भोजन प्रबंधन और उसका शुरुआती ब्रूडिंग मैनेजमेंट सही किया जाए तो हम देखते हैं कि किसान इससे अच्छा लाभ कमा सकते हैं। शुरुआती ब्रूडिंग प्रबंधन में उसके टेम्परेचर का विशेष ध्यान रखते हैं, जो कि 95 डिग्री फ़ारेनहाइट पहले वीक में, और प्रति वीक उसको 5-5 डिग्री फ़ारेनहाइट घटाते जाना रहता है। 6 हफ्ते के बाद ब्रूडिंग की कोई ज़रूरत नहीं रहती है इन जो देसी चिकन्स हैं उनको। और जो उनका फीडिंग मैनेजमेंट है,
ब्रूडिंग मैनेजमेंट, फीडिंग मैनेजमेंट और पोषण प्रबंधन, ये 3 ऐसे आयाम हैं बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग के जिनका हमें विशेषता ध्यान रखना होता है, या जो हम बताते हैं किसानों को उसका विशेषता ध्यान रखने के लिए। तो जो ब्रूडिंग मैनेजमेंट है उसके बाद हमारा फीडिंग मैनेजमेंट आता है। खासकर ये जो इम्प्रूव्ड वेराइटीज़ हैं इनको अगर हम लगभग 50-60 ग्राम 80 ग्राम दाना प्रतिदिन दें और उसको आसपास के वातावरण में चरने के लिए छोड़ दें तो ये उनके लिए काफ़ी मतलब अनुकूल स्थिति रहती है। और ये आसपास के अपने वातावरण से जो कीड़े मकोड़े हैं या बाकी जो अवशेष हैं, हमारे यहाँ पे किचन गार्डन है या आसपास का बैकयार्ड में भी जो लोग पालते हैं उनके किचन से निकले हुए सभी अवशेषों को ये ग्रहण करके इनसे उच्च उत्पादन वाला या उच्च उत्पादन मांस और उच्च क्वालिटी का मांस बनाने में की ये क्षमता रखते हैं। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने फूल गोभी की पिछात खेती की है उनकी फसल अभी खेतों में खड़ी है, जिससे अच्छी पैदावार लेने के लिए फसल में कुछ जरूरी कार्यों जैसे फसल सुरक्षा उपाय, उर्वरकों का प्रयोग आदि करना पड़ता है, जिनके बारे में अधिकांश किसानों को जानकारी नहीं होती। इसलिए हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला मधुबनी के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सुधीर दास से। किसान भाई जो हमारे अभी देख रहे हैं कि जो हमारे किसान भाई का गोभी लगी हुई है, तो इसमें पिछात गोभी भी है और मध्यकालीन भी गोभी है, और आगात का जो गोभी हमारे किसान भाई लगाए थे वो हार्वेस्टिंग के स्टेज में है और अंतिम पड़ाव पर है। और मध्य में जो हमारे किसान भाई लगाए हैं वो फ्लावरिंग स्टेज और फूल उसका भी निकलना शुरू हो गया है। और हमारे किसान भाई जो अंतिम में जो लेट वैरायटी लगाते पिछात गोभी की खेती करते हैं, वो हमारे किसान भाई के खेत में जो अंतिम स्टेज पर है, और वो जो लास्ट जो फ्लावरिंग का स्टेज होता है उस स्टेज पर आ चुका है। तो किसान भाई आप खेत की निगरानी बराबर करें, और जो हमारे खास करके गोभी की रिकमेंडेड डोज है वो 80 केजी फास्फोरस और 80 केजी पोटास और नाइट्रोजन 120 केजी प्रति हेक्टेयर से के हिसाब से ही आप खेती किए होंगे। तो ये हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि उसको किस समय से अंतिम डोज भी आप किसान भाई जो खेत में जो लास्ट जो उर्वरक का जो नाइट्रोजन का होता है वो आप कर लें, और सिंचाई पर निश्चित तौर पर ध्यान दें। बोरन की कमी से फूलगोभी का खाने वाला भाग छोटा रह जाता है। इसकी कमी से शुरू में तो फूलगोभी पर छोटे छोटे दाग या धब्बे दिखाई पड़ने लगते हैं तथा बाद में पूरा का पूरा हल्का गुलाबी, पीला या भूरे रंग का हो जाता है, जो खाने में कड़वा लगता है। फूलगोभी एवं फूल का तना खोखला हो जाता है और फट जाता है। इससे फूलगोभी की उपज तथा मांग दोनों में कमी आ जाती है। इसके रोकथाम के लिए बोरेक्स 10 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से अन्य उर्वरक के साथ खेत में डालना चाहिए। इसके अलावे भी आप देखते होंगे कि फूलगोभी में विप्टेल एक जो मोलिडेनम की डिफिशियंसी से किसान भाई होता है। आप देखते होंगे कि पूरे खेत में जो पूरा जो आपका जब कट लगता है तो यंग लीफ के समय ही ये लीफ जो है ना, मार्जिनल जो लीफ होता है वो छोटा छोटा हो जाता है। तो आप देखते होंगे कि इस तरह से अगर आपको दिखाई दे तो आप समझ जाइए कि मोलिडेनम की कमी है। विप्टेल एक बीमारी है और डिसऑर्डर है जो मोलिडेनम की कमी से होता है। तो आप इसको जैसे ही आपको दिखाई देता है, इस तरह का आप लक्षण देखते हैं फूलगोभी में, तो आप सोडियम मोलिब्डेट
का प्रयोग आप जरूर करें। 2 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सोडियम मोडिफिकेट का प्रयोग करेंगे तो आपको निजात मिल जाएगा। और खरपतवार सिंचाई जब करते हैं किसान भाई, तो खरपतवार को भी आप हमेशा देखते रहें कि खरपतवार अगर आपके खेत में अधिक से रहता है तो उससे क्या होता है कि गोभी की फसल को नुकसान होता है और उसका कड़ जो बनता है, जैसे ही आप पोषक तत्व का प्रबंधन करते हैं तो उसका जो पोषक तत्व का जो आपके ज़मीन में है या फील्ड में है तो गोभी के अलावे खरपतवार भी लेता है, तो उससे आपके गोभी की भोजन को गोभी को प्रॉपर वे में भोजन नहीं मिल पाता है और पौधे कमज़ोर हो जाते हैं। इसीलिए खरपतवार से निजात होना चाहिए खेत, और सिंचाई भी प्रॉपर वे में करें और देख रेख हमेशा किसान भाई करते रहें। 40% तक नुकसान हो जाता है। इसके नियंत्रण के लिए अंडे के समूहों को एकत्र कर नष्ट करें। न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस 250 LE हेक्टेयर का छिड़काव करें। इन कीड़ों के रोकथाम के लिए नुआक्रान, रोगर, थायोडान किसी भी कीटनाशी दवा का 1.5 मिलीलीटर पानी की दर से घोल बनाकर आवश्यकता अनुसार छिड़काव करना चाहिए। या स्पाइनोशेड 25 SC को 15 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर की दर से 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करना चाहिए। आप देखते होंगे कि लास्ट जो स्टेज होता है यानी पिछात गोभी का जब खेती करते हैं उसमें एफिड का भी प्रकोप होता है, तो ये भी आप देखते रहेंगे। अगर एफिड का प्रकोप किसान भाई हो तो जो हल्की दवाई होती है कीटनाशक या नीम निर्मित दवाई का 5 ml, कोई भी नीम निर्मित दवाई हो तो 5 ml प्रति लीटर का घोल बना के आप छिड़काव कर सकते हैं। तो इस तरह से आप फूलगोभी का जो पिछात फूलगोभी की खेती करते हैं तो आप प्रॉपर वे में खेत की देखरेख करते हुए ध्यान रखेंगे तो आपकी खेती अच्छी होगी। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। आजकल खेतीबाड़ी में रासायनिक दवाओं और उर्वरकों का प्रयोग काफी हो रहा है, जिसका दुष्प्रभाव न केवल मिट्टी और वातावरण पर हो रहा है बल्कि मानव स्वास्थ्य पर भी इसका असर देखा जा रहा है। इसलिए अब कृषि वैज्ञानिक जैविक खेती को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। इसी के तहत आज हम आपको पंचगव्य बनाने की विधि और लाभ के बारे में बताएंगे, तो इसके देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पंचगव्य एक जैविक खाद या प्राकृतिक सामग्री से बनी हुई जैविक विकास उत्तेजक औषधि है, जो पौधों के विकास को बढ़ाने के साथ ही मिट्टी के उपयोगी जीवाणुओं की सुरक्षा करता है, जिसमें मुख्य रूप से गाय का गोबर, गौमूत्र, दूध है। प्राचीन समय में इसका उपयोग खेती की उर्वरक शक्ति को बढ़ाने के साथ पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता था। पंचगव्य एक अत्यधिक प्रभावी जैविक खाद है, जो पौधों की वृद्धि एवं विकास में सहायता करता है और उनकी प्रतिरक्षा क्षमता को बढ़ाता है। पंचगव्य का निर्माण देसी गाय के 5 उत्पादों से होता है, क्योंकि देसी गाय के उत्पादों में पौधों के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व पर्याप्त व संतुलित मात्रा में पाए जाते हैं। चलिए एक नजर डालते हैं इसको बनाने की विधि पर। तो पंचगव्य को बनाने के लिए 5 किलोग्राम देसी गाय का ताज़ा गोबर, 3 लीटर देसी गाय का ताज़ा गोमूत्र, 2 लीटर देसी गाय का ताज़ा कच्चा दूध,
2 लीटर देसी गाय का दही, 500 ग्राम देसी गाय का घी, 500 ग्राम गुड़ और 12 पके हुए केले की जरूरत होती है। पंचगव्य बनाने की विधि। प्रथम दिन 2.5 किलोग्राम गोबर और 1.5 लीटर गोमूत्र में 250 ग्राम देसी घी अच्छी तरह मिलाकर मटकी में डाल दें और ढक्कन अच्छी तरह से बंद कर दें। अगले 3 दिन तक इसे रोज हाथ से हिलाएं। अब चौथे दिन सारी सामग्री को आपस में अच्छी तरह से मिलाकर मटके में डाल दें। इसके बाद फिर से ढक्कन बंद कर दें। अगले दिन इस मिश्रण को लकड़ी से हिलाने की प्रक्रिया शुरू करें और 7 दिन तक प्रतिदिन दोहराएं। इसके बाद जब इसका खमीर बन जाए और खुशबू आने लगे तो समझ लें कि पंचगव्य तैयार है। इसके विपरीत अगर खटास भरी बदबू आए तो हिलाने की प्रक्रिया 1 सप्ताह और बढ़ा दें। इस तरह पंचगव्य तैयार होता है। अब इसे 10 लीटर पानी में 250 ग्राम पंचगव्य मिलाकर किसी भी फसल में किसी भी समय उपयोग कर सकते हैं। आप इसे खाद, बीमारियों से रोकथाम, कीटनाशक के रूप में और वृद्धि कारक उत्प्रेरक के रूप में उपयोग कर सकते हैं। इसे एक बार बनाकर 6 माह तक उपयोग कर सकते हैं। इसको बनाने की लागत 70 रुपए प्रति लीटर आती है। उपयोग विधि। पंचगव्य का उपयोग अनाज व दालों जैसे धान, गेहूं, मंडुआ, राजमा आदि तथा सब्जियों में शिमला मिर्च, टमाटर, गोभी वर्गीय व कंदवाली में किया जाता है। छिड़काव के समय खेत में पर्याप्त नमी होनी आवश्यक है। बीज उपचार से लेकर फसल कटाई के 25 दिन पहले तक 25 से 30 दिन के अंतराल में इसका उपयोग किया जा सकता है। प्रति बीघा 5 लीटर पंचगव्य 150 लीटर पानी में मिलाकर पौधों के तनों के पास छिड़काव करें। पंचगव्य से बीज उपचार। बीजों के अच्छे अंकुरण के लिए किसान इससे बीज उपचार भी कर सकते हैं। इसके लिए 1 लीटर पंचगव्य के घोल में 500 ग्राम वर्मी कंपोस्ट मिलाकर बीज पर छिड़काव करें और उसकी हल्की परत बीज पर चढ़ाएं। इसके बाद 30 मिनट तक छाया में सुखाकर बीजों की बुवाई करें। पंचगव्य से पौधोपचार। इसके लिए 1 लीटर पंचगव्य की घोल में 200 ग्राम वर्मी कंपोस्ट मिलाकर घोल बनाएं। इसके बाद पौधाशाला से पौधा निकालकर घोल में डुबोएं और रुपाई करें। पौधा रुपाई या बुवाई के पश्चात 15 से 20 दिनों के अंतराल पर 3 बार लगातार छिड़काव करें। पंचगव्य का इस्तेमाल करते समय कुछ सावधानियां बरतना जरूरी होती है, तभी इसका फायदा मिलता है। जैसे पंचगव्य का उपयोग करते समय खेत में नमी का होना आवश्यक है। एक खेत का पानी दूसरे खेत में नहीं जाना चाहिए। इसका छिड़काव सुबह 10 बजे से पहले तथा शाम 3 बजे के बाद करना चाहिए। पंचगव्य मिश्रण को हमेशा छायादार व ठंडे स्थान पर रखना चाहिए। इसको बनाने के 6 माह तक इसका उपयोग अधिक प्रभावशाली रहता है। टीन, स्टील और तांबा आदि के बर्तन में इस मिश्रण को नहीं रखना चाहिए। इसके साथ रासायनिक कीटनाशक और खाद का उपयोग नहीं करना चाहिए। पंचगव्य के प्रयोग से लाभ के बारे में चर्चा करें तो पंचगव्य भूमि की उर्वरा शक्ति में सुधार करता है। भूमि में हवा व नमी को बनाए रखता है, जिससे मिट्टी में सूक्ष्म जीवाणु की संख्या में बढ़ोतरी होती है। इसके प्रयोग से फसल में रोग व कीट का प्रभाव कम करना होता है। पंचगव्य सरल एवं सस्ती तकनीक पर आधारित है। साथ ही फसल उत्पादन एवं उसकी गुणवत्ता में वृद्धि करता है। सबसे खास बात ये है कि इसका पर्यावरण पर कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम घासीपुर, जिला दुमका के कृषक राम सेवक लाल ने। ये